हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमने पिछली बार पूरे बुक लिस्ट देखी थी, पॉलिटी और हिस्ट्री की और बाकी भी सब्जेक्ट्स की पूरी बुक लिस्ट बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम और रोल नंबर है और मेंस भी दिया है। तो हम चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज की तरफ। वैसा देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीलिम्स में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादातर मेंस में ज़्यादा सवाल आते हैं। तो उसके लिए सोर्सेज क्या है, तो एनसीईआरटी एक आती है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्र की है। तो वो काफ़ी अच्छी स्टोरी टाइप में, आपको अगर पढ़ना पसंद है तो आप ये रेफर कर सकते हो, या फिर थोड़ा अच्छे से उन्होंने डिटेलिंग किया है पूरा। तो वो ये एक बिपिन चंद्र की है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। काफ़ी मोटी किताब है, अराउंड 700 पेजेस है, पर वर्थ इट है क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी यूजफुल रहेगी। और उसके बाद आती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा एक शॉर्ट नोट्स ही बोल सकते हो। राजीव आहिर की है ये बुक, स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये आप प्रीलिम्स के लिए प्रेफर कर सकते हो, इवन मेंस के लिए भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा उन्होंने पॉइंट फॉर्मेट में दिया है। तो आप किसी में हार्डली एक नहीं तो 2 सोर्सेस ही रखिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि रिवीजन रिवीजन करने के लिए काफ़ी आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर ज़्यादा सोर्सेस रहेंगे तो अभी हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के मेंस के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं इसमें। तो पहले 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाई वाज देयर अ सडन स्पर्ट इन फेमाइंस इन कॉलोनियल इंडिया। फेमाइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है पूरा। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी मतलब 1700s में, और मिड मतलब 1750s से फेमाइंस का इतना ज़्यादा बढ़ाव क्यों होने लग गया। तो ये पूरा क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स में लिखना था आपको। तो 1750 आपको पता है कि पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, तो उसके आगे से काफ़ी फेमाइंस बढ़ गए थे। तो उसको ही रेफर करते हुए पूरा आगे पूरा आपको पूरी जर्नी बता सकते हो कि कब कब मेजर मेजर फेमाइंस ही बता सकते हो। बंगाल में जैसे हो गया, या फिर अदर रीजन्स में भी हो गया था। पूरा आपने अगर ट्रेस किया अच्छे से तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और रीजन्स के साथ इसमें गिव रीजन्स लिखा है कि इसकी वजह क्या थी, ये क्यों आए थे और इसकी वजह क्या थी। ये नहीं पूछा कि कौन से आए थे, बस इसकी वजह इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा था। बाद में रिलीजियस रिफॉर्म पे क्वेश्चन है, 2021 में पूछा था उन्होंने। ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। मतलब जो सोशल रिफॉर्म रिलीजियस रिफॉर्म्स है, उन्होंने राइज और ग्रोथ कैसी हो गई, मतलब ये एक ही हो जाता है, राइज और ग्रोथ मतलब ऑलमोस्ट एक ही हो गया, ये एक टाइटल लिख सकते हो। और उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में क्यों राइज हो गया था और किस वजह से हो गया था, जैसे कि जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस होती है जैसे कि सती वगैरह, तो उसके लेकर फिर वुमेन के रिगार्डिंग पूरे इश्यूज थे, विडो रीमैरेज वगैरह, इसके लिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का राइज हो गया था और ग्रोथ भी हो गई थी। फिर बाद में स्पेशल रेफरेंस यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में थोड़ा लिखना है कि ये हेनरी डेरोजियो की फॉर्मेशन है। फिर ये ब्रह्मो समाज पूरा मतलब राजा राम मोहन राय का है ये। एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय 1833 में ही गुजर गए थे, 1828 में उन्होंने किया था। तो वो पूरा मतलब इसके रेफरेंस में इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स किए इन्होंने, इसमें क्या रिफॉर्म्स किए इन्होंने, पूरा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की, पूरा रैशनल थिंकिंग पे फोकस किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काफ़ी इन पर इम्पैक्ट था, यंग बंगाल मूवमेंट, और काफ़ी यूथ इससे इंस्पायर हो गए थे। तो ये सब थोड़ा बहुत लिखना है आपको। उसके बाद इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड दर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन अ नेशनल मूवमेंट। मतलब जो लॉर्ड कर्जन है उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, मतलब 1905 को रिगार्डिंग पूरा, मतलब ये जो पार्टीशन हो गया था उसके पहले जो काफ़ी 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 सारे उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ एक्ट है। तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़े बहुत पॉलिसीज़ का लिस्ट डाउन करना है, और उसको और उसका इम्प्लीकेशंस क्या हुआ था, ये सेकंड पार्ट आता है कि उसका इम्प्लीकेशंस क्या हुआ, उस पर क्या असर पड़ा पूरे नेशनल मूवमेंट पे। तो ये आप देख सकते हो, जैसे कि पार्टीशन हो गया, या फिर काफ़ी रेवेन्यू पॉलिसीज थे तो उसका भी असर हो गया था, पॉवर्टी हो गया, ऐसे कुछ कुछ रिलेट कर सकते हो आप। तो ये सब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है। मतलब आपको एक एक थीम पकड़नी है, इसमें देख सकते हो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, अभी इसमें इन्होंने तो स्पेसिफिक पूछा है यंग बंगाल मूवमेंट, ब्रह्मो समाज। फिर बाद में फेमाइंस, फेमाइंस का पूरा ट्रेस किया है उन्होंने 1750 से बाद में पूरा 1947 तक की सबसे ज़्यादा फेमाइंस आने के कारण क्या है, मतलब एक जनरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू और बर्ड्स आई देखते हैं आप
मतलब होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, और एक थीम को पकड़ के आपको अच्छे से मतलब प्रिपेयर करना पड़ता है। अभी कुछ कुछ तो लॉर्ड्स के बारे में भी, और जो फेमस लॉर्ड्स है जैसे बेंटिंग हो गए या वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, डलहौजी हो गए, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक 3 से 4 तो अच्छे से आपको प्रिपेयर ही करके रखने हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं अभी प्रीलिम्स के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ये जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये ऑलमोस्ट मैथ्स के जैसा ही बोल सकते हो। आपको अगर आता रहेगा तो ही आप सॉल्व कीजिए, वरना मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअली बेसिस से रहता है इनका। तो आप यहाँ देख सकते हो, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, ये 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो मैंने क्लियर किया था, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर्स, who of the above was or were एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। अभी गदर पार्टी के रिगार्डिंग कौन से फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएट थे इसमें, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी और राज बिहारी बोस। अभी आपको अगर पता रहेगा तो ही आप इसमें टिक मार्क कर सकते हो। अभी आपको पता है बरिंद्र कुमार घोष का तो नाम हमने कभी पढ़ा नहीं था, तो इसलिए 1 एलिमिनेट हो जाता है। अभी सवाल आता है 2 और 3 में, मतलब जोगेश चंद्र चैटर्जी और राज बिहारी बोस, तो आंसर हो गया इसका 3, राज बिहारी बोस है। उसके बाद 2021 का देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लोन आर रिमेंबर्ड एज। तो अगर आपने स्पेक्ट्रम या कोई भी अच्छी बुक पढ़ी रहेगी तो उसमें आपको क्लियर कट दिखा रहेगा कि ये जो 3 नाम है वो रिगार्डिंग है ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, क्योंकि उनको अरेस्ट किया गया था और उसके रिगार्डिंग फिर रिवोल्ट वगैरह हो गए थे। बाकी तो ऑप्शंस को कुछ रिलेट ही नहीं करता, क्योंकि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के लीडर तो हो ही नहीं सकते, ये इंटरव्यू गवर्नमेंट के भी मेंबर नहीं हो सकते, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अगर रहते तो आपको पता ना पड़ जाता, मतलब आपको समझ में आ जाता, देखे देखे ही क्लिक हो जाता कि ये तो नहीं है। तो अगर ये भी पता नहीं रहता, आप एलिमिनेट करके भी आ सकते थे इसमें से। तभी हम देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के सोर्सेस क्या होने चाहिए। वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा मेंस का ही टॉपिक है, तो इसके वजह से आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है पूरा, मतलब इसके कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस पे ही ज़्यादा फोकस रखना है आपको। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जो थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो रिकमेंड किया जाता है जनरली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। या फिर नॉर्मन लॉवे की भी एक है बुक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको जो इसमें से अच्छा लगा वो ही एक ही यूज़ कर सकते हो, और बाद में रिवीजन के लिए विजन आयस का वर्ल्ड हिस्ट्री का वो एक छोटा सा नोट्स का ये फॉर्मेट में ही आता है, 70 to 80 पेजेस में ही रहता है वो पूरा, तो वो आप पढ़ सकते हो। आपको अगर पूरी स्टोरी जाननी है तो आप ये पढ़ सकते हो। ये 2 मैं तो रिकमेंड करूंगा, ये पहले 2 में से कोई भी एक पढ़ सकते हो, या फिर आपको जिसकी लैंग्वेज सुटेबल लगती है वो भी आप पढ़ सकते हो। और फाइनली आपको रिवीजन के लिए ये पढ़ सकते हो। और इसमें फोकस ये क्या होने चाहिए वो हम देखते हैं अभी। तो पहला है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फिर रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंपेरियलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बायपोलर वर्ल्ड, कोल्ड वॉर, यूनिपोलर वर्ल्ड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अगर ये 10-11 टॉपिक्स भी आपने अच्छे से कवर कर लिए तो ऑलमोस्ट आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाता है। इसका वही कॉजेज क्या थे, इसके रीजंस क्या थे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, फिर इसका आगे का इम्पैक्ट क्या हुआ। वैसा ही ये सब रिवॉल्यूशन जो है वो तो मेनली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। बाकी तो आपको फिर डिफरेंस भी देख सकते हो नाजिज्म और फासिज्म में क्या है, या फिर इंपीरियलिज्म और नाजिज्म और फासिज्म में, या फिर कॉलोनियलिज्म में और इसमें क्या फ़र्क है। तो आपको ये छोटी छोटी जो ये टर्म्स है उसके रिगार्डिंग भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिस पे भी आपको सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो। थैंक यू।